दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि जब एक पति अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लेता है, तब वो पत्नी ने ऐसा क्या किया होगा जिससे वो पाक साफ बच निकलती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं 4 ऐसी दमदार ट्विस्ट भरी स्टोरी आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि कुछ महिलाएं कैसे शातिर तरीके से मर्द को बेवकूफ बना सकती हैं। एक स्ट्रगलर राइटर है मानव, जो कि मूवी की कहानियां लिखता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी कहानियों की कोई फिल्म मेकर कदर नहीं करता। कुछ फिल्म मेकर उसकी कहानियों में चेंजेस करवाना चाहते हैं, लेकिन मानव को अपनी कहानियों में बिल्कुल भी बदलाव पसंद नहीं होता। अब दोस्तों, मानव की एक गर्लफ्रेंड होती है रुचि, जो कि एक फिल्म एडिटर है। वो मानव को अपने एक जानकार फिल्म प्रोड्यूसर नितिन से मिलवाती है, और नितिन मानव की कहानियों को पसंद तो करता है, लेकिन कहानी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब मानव थोड़ा सोचने के बाद नितिन को अपनी बेस्ट 4 कहानियां सुनाता है। तो दोस्तों, पहली कहानी कुछ इस तरह है कि प्राचीन काल में एक कारपेंटर होता है जिसका नाम होता है काशी, और काशी की एक बहुत खूबसूरत पत्नी होती है जिसका नाम होता है माया। काशी और माया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जब भी काशी कहीं काम पर जाता है तो माया उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना कर देती है। एक दिन जब काशी अपनी पत्नी के हाथ का बना पकवान अपने एक मित्र को खाने को देता है, तब उसका मित्र पकवान खाने से मना कर देता है, और पूछने पर उसका कारण बताता है कि तुम्हारी पत्नी इतना स्वादिष्ट पकवान तुम्हारे लिए नहीं बनाती, बल्कि उसके लिए बनाती है जो तुम्हारे काम पर जाने के बाद उससे मिलने तुम्हारे घर आता है। काशी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे क्या, ये बात तो पूरे गांव को पता है। अब दोस्तों, काशी उस समय तो ये बात ये कहकर टाल देता है कि गांव वाले माया की सुंदरता देखकर जलते हैं, इसलिए ऐसी बकवास करते हैं। लेकिन ये बात काशी के दिल में घर कर जाती है। काशी को रात भर नींद नहीं आती। उसके दोस्त की कही बात उसके दिमाग में घूमती ही रहती है। वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे क्या क्या करती है, और ये जानने के लिए वो एक प्लान बनाता है। अपनी पत्नी माया से कहता है कि मुझे राजा ने 1 महीने के लिए काम पर बुलाया है। पहले तो माया काशी को इतने दिनों के लिए जाने के लिए मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है, और काशी काम के लिए निकल जाता है और बाहर कहीं छिपकर माया के जाने का इंतजार करता है। और जैसे ही माया पानी भरने के लिए बाहर जाती है, तभी काशी पीछे से चुपचाप घर के अंदर आकर चारपाई के नीचे छिप जाता है। काशी को चारपाई के नीचे छुपे हुए सुबह से शाम हो जाती है। शाम के समय काशी चारपाई के नीचे से देखता है कि माया बड़े खूबसूरत तरीके से सजी हुई है, और दोस्तों तभी जिस बात का डर होता है वही हो जाता है। घर के अंदर एक आदमी आता है जो माया का आशिक होता है, और ये सब देखकर काशी आग बबूला हो जाता है। और जैसी माया और उसका आशिक अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले होते ही हैं कि तभी माया का पैर हल्का सा काशी के पैर को टच हो जाता है, और उसे पता चल जाता है कि चारपाई के नीचे उसका पति छुपा हुआ है। अब वो घबरा जाती है और इशारे में अपने आशिक को भी बता देती है, लेकिन अब करें क्या, वो तो फंस गई। और दोस्तों तभी उसे एक दमदार उपाय आता है, और वो काशी को सुनाने के लिए अपने आशिक को बोलने लगती है, हे महापुरुष, मैंने आपको अपनी कुटिया में इस कारण से बुलाया है कि आज मैं पंडित के पास गई थी और उसने कहा कि तुम्हारे पति की जान को खतरा है। अब मैंने पंडित से अपने पति की जान बचाने का उपाय पूछा, तो उसने बताया कि तुम्हें अपने पति के अलावा किसी और पुरुष से संबंध बनाने होंगे, तभी तुम्हारे पति की जान बच सकती है और उस पुरुष की जान चली जाएगी। तो क्या आप मेरे साथ संभोग करने के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं? अब दोस्तों, ये सुनकर काशी अपनी पत्नी को बहुत पतिव्रता समझता है और खुद पर गुस्सा करने लगता है कि उसने ऐसी पत्नी पर शक किया, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि वो महापुरुष उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाए। और होना क्या था, माया का आशिक तुरंत हाँ कर देता है, और दोनों काशी की मौजूदगी में ही दबाकर भरपूर एंजॉय करके संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह अंधविश्वास का सहारा लेकर एक पत्नी अपने पति की मौजूदगी में अपने प्रेमी के साथ संबंध बना सकती है। तो सोचिए, अंधविश्वास के नाम पर और क्या क्या कांड हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी कहानी की। इसमें प्राचीन काल के राजा महाराजाओं का समय है। 70 साल की उम्र का एक राजा है जिसका नाम है राजा निर्गुण। उस जमाने में एक ठाकुर राजा के ठाट बाट देखकर अपनी कम उम्र की लड़की की 70 साल के राजा के साथ शादी करा देता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि भला 70 साल का राजा अपनी जवान पत्नी को कैसे खुश रख पाएगा। इसलिए रानी लावनी राजा के दोस्त के बेटे चंद्रेश को पटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपनी दिल की बात कह नहीं पाती कि उसे क्या चाहिए। लेकिन वो अपनी दासी को ये सारी बात बताती है और अपना पैगाम लेकर चंद्रेश के पास भेजती है। लेकिन चंद्रेश के दिल में राजा का खौफ होता है, इसलिए वो मना कर देता है कि वो रानी के साथ ये सब नहीं करेगा। लेकिन उसको रात में रानी लावनी के सपने आने लगते हैं कि वो रानी के साथ बिस्तर पर मजे कर रहा है। इधर रानी के दिल में लगी आग दिन पर दिन बढ़ती जा रही होती है, तो वो अपनी दासी को फिर से चंद्रेश के पास पैगाम लेकर भेजती है। चंद्रेश फिर से मना कर देता है,
कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने राजा का नमक खाया है। तो दासी जवाब देती है कि नमक तो खाया है, एक बार उनकी मिर्च खाकर तो देखिएगा, मजा आ जाएगा। तब दोस्तों चंद्रेश कहता है कि वो रानी लावनी के साथ संभोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। और पहली शर्त ये है कि रानी को राजा की बिल्ली मारनी होगी। और दूसरी शर्त क्या है वो तो पहली शर्त पूरी होने के बाद बताऊंगा। ओह माय गॉड, क्या जमाना आ गया है, बेचारी रानी को क्या क्या करना पड़ रहा है। दोस्तों चंद्रेश ने ये शर्त जानबूझकर रखी होती क्योंकि राजा अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करता है, वो उसे कभी नहीं मरने देगा। लेकिन रानी को तो अपनी आंख के आगे कुछ नहीं दिखता। वो महाराजा निर्गुण और उसके दोस्त के सामने उसकी बिल्ली को कुछ खिलाकर बेहोश कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि राजा अपने दोस्त के सामने रानी लावनी को डांट नहीं पाएगा। और ऐसा ही होता है। इस तरह रानी चंद्रेश की पहली शर्त पूरी कर देती है। अब चंद्रेश रानी की दासी को दूसरी शर्त बताता है कि रानी को राजा का एक दांत तोड़ना होगा। चंद्रेश जानकर ऐसी शर्तें रखता है जो रानी पूरी ना कर पाए, लेकिन रानी लावनी तो अपनी आग बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो राजा को पान खिलाने के बहाने उनके दांत को देखती है और कहती है कि अरे आपका दांत तो सड़ चुका है, उसको तुरंत निकलवा दीजिए, वरना बाकी के दांत भी सड़ जाएंगे और आप बुरे दिखने लगेंगे। राजा निर्गुण लावनी की बात सुनकर दांत को तुरंत निकलवा देता है और इस तरह रानी चंद्रेश की दूसरी शर्त भी पूरी कर देती है। अब दोस्तों चंद्रेश अपनी तीसरी और सबसे खतरनाक शर्त बताता है, जो लगभग नामुमकिन होती है। कहता है कि वो रानी लावनी के साथ संभोग तो करेगा, लेकिन राजा निर्गुण सिंह के सामने ही करेगा, वरना नहीं करेगा। ओह माय गॉड, कितना जालिम है ये। बेचारी फूल सी रानी पर जालिम को जरा भी रहम नहीं आ रहा। वो सोचता है कि ये शर्त तो रानी पूरी कर ही नहीं सकती, लेकिन उसको पता नहीं कि रानी लावनी अपनी अंदर लगी आग को बुझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो ये शर्त भी पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने प्लान को चंद्रेश को समझा देती है। अब प्लान के मुताबिक रानी लावनी राजा निर्गुण को चंद्रेश के साथ लेकर एक पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर कहती है कि मुझे इस पेड़ का फल खाना है। तो चंद्रेश पेड़ पर फल तोड़ने के लिए चढ़ता है और प्लान के मुताबिक पेड़ से राजा को देखकर शॉक्ड होता है और कहता है, अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? जो काम बंद कमरे में होता है वो सब खुलेआम क्यों कर रहे हैं? राजा को गुस्सा आता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? चंद्रेश कहता है कि आप दोनों संभोग कर रहे हैं। तभी रानी लावनी गुस्से में आकर कहती है कि सबसे पहले तुम नीचे आओ। और नीचे आने के बाद रानी कहती है कि जो कभी हो ही नहीं सकता वो तुमने कैसे देख लिया। लेकिन चंद्रेश सिर झुकाकर कहता है कि वो सच बोल रहा है, अगर आप चाहें तो मेरी गर्दन काट सकते हैं। तब रानी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। रानी गुस्से में कहती है कि इस आदमी ने हमें आपत्तिजनक हालत में कैसे देख लिया, अगर ये झूठा निकला तो हम इसकी गर्दन उड़वा देंगे। राजा साहब आप इस पेड़ पर चढ़कर देखिए, कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा है। और जैसे ही राजा पेड़ पर चढ़ता है तो तुरंत रानी लावनी और चंद्रेश आपस में लिपट जाते हैं और अपना प्रोग्राम चालू कर देते हैं। राजा निर्गुण पेड़ से जब दोनों को इस आपत्तिजनक हालत में देखता है तो गुस्से में चीख चीख कर धीरे धीरे नीचे उतरता है और चंद्रेश को मारने के लिए खंजर निकालता है। तभी चंद्रेश हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब जो आपने देखा वही मैंने भी देखा, इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तभी रानी लावनी की दासी राजा की वही बिल्ली राजा की तरफ छोड़ देती है जिसको उसने पहले बेहोश किया था। और उसको देखकर राजा को लगता है कि अरे मरी हुई बिल्ली जिंदा कैसे हो सकती है। तब रानी कहती है कि जरूर इस पेड़ में कोई बुरी आत्मा है और उसी ने बिल्ली को जिंदा भी कर दिया होगा। राजा उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और इस तरह दोस्तों रानी की शर्तें भी पूरी हो जाती हैं और उसकी आग भी बुझ जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी कहानी की, और ये कहानी है मंजुल और उसकी पत्नी मंजुला की। मंजुल अपने पड़ोसी की वाइफ के अफेयर के बारे में सुनकर परेशान है कि कहीं उसकी बीवी मंजुला भी उसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है। वो अपनी ये परेशानी अपने दोस्त को बताता है कि मेरी वाइफ मंजुला बहुत सुंदर है और मुझे नहीं लगता कि उसका कहीं कोई अफेयर नहीं होगा, मैं कैसे पता करूं। दोस्त उसको सलाह देता है कि प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर ले, लेकिन मंजुल को लगता है कि ये पर्सनल मैटर है, किसी डिटेक्टिव को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं रहेगा। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि तू खुद ही अपना गेटअप चेंज करके अपनी बीवी को पटाने की कोशिश कर, इससे तुझे पता चल जाएगा कि उसका कैरेक्टर कैसा है। तो ये आइडिया मंजुल को पसंद आता है और वो अपना लुक और गेटअप बदलकर मंजुला के पास पहुंच जाता है और उसका कैरेक्टर चेक करने के लिए सेड्यूस करने की कोशिश करता है, उस पर लाइन मारने लगता है। लेकिन मंजुला उसके मुंह पर एक मुक्का मार देती है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन इसके बाद भी मंजुल का शक खत्म नहीं होता। वो फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करता है। वो फिर से किसी और गेटअप में मंजुला के पास जाकर उस पर लाइन मारता है, पटाने की कोशिश करता है, लेकिन मंजुला उसके मुंह पर फिर से मुक्का मार देती है और मंजुल अपनी सच्चाई बता देता है कि वो मंजुल है और पहले भी वही गेटअप चेंज करके आया था। अब दोस्तों मंजुला टेंशन में आ जाती है, वो समझ जाती है कि उसका पति उस पर शक करता है। अब दोस्तों इस बात को 1 साल बीत जाता है और मंजुला की मुलाकात होती है एक पेंटर से, और मुलाकात के बाद दोनों में लफड़ा शुरू हो जाता है। दोनों पेंटर के घर पर बार बार जिंदगी के मजे लूटने लगते हैं। एक दिन मंजुल ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है और मंजुला भी बड़े अच्छे से उससे बात कर रही होती है
और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है वैसे ही मंजुला फोन करके अपने पेंटर आशिक को अपने घर पर एंजॉय करने के लिए बुला लेती है और अपना प्रोग्राम शुरू कर देती है। इधर रास्ते में मंजुल को शक होता है कि उसकी बीबी आज इतना अच्छे तरीके से बात क्यों कर रही थी। वो वापस से अपने घर की तरफ लौटने लगता है और घर जाकर देखता है तो ये क्या, उसकी बीबी किसी गैर मर्द के साथ उसके बिस्तर पर मजे से एंजॉय कर रही है। अब दोस्तों मंजुला रंगे हाथों पकड़ी जाती है। अब क्या किया जाए। तभी मंजुला अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करती है और कहती है, अरे तुम यहाँ, मुझे लगा कि तुम फिर से एक बार भेज बदल कर आए हो। और दोस्तों इस तरह मंजुला अपने पति के शक का ही सहारा लेकर अपने पति को बेवकूफ बना देती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी और अंतिम कहानी की। तो एक बिजनेसमैन आशु होतमल अपनी बीवी से बोर हो चुका है, इसलिए वो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक होटल में जाता है और कमरे में जाकर बड़ी खुशी से सारी तैयारियां करता है और अपने एजेंट से फोन करके लड़की भेजने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद होटल के उस कमरे की बेल बजती है, दरवाजा खोलता है और चेहरा छिपाए एक लड़की अंदर आती है। आशु खुश हो जाता है, लेकिन वो लड़की एकदम से ब्लैंक है, कुछ भी नहीं बोल रही है। आशु से बेड पर बिठाता है, तमाम बातें करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। जब वो लड़की का नकाब हटाता है तो ये क्या, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आशु की बीबी है। ओह माय गॉड। अब वो बीबी आशु पर चीखने चिल्लाने लगती है, रोने गाने लगती है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये सब तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आशु की बीबी यहाँ कैसे। तो वो बताती है, वो तो मेरी एक दोस्त ने इस होटल में तुम्हें घुसते हुए देख लिया था और मुझे बता दिया, इसलिए मैं बुर्का पहनकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आई हूँ। और रोते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है। आशु की हालत खराब, वो बेचारा बाथरूम के बाहर खड़ा मनाने की कोशिश करता है, माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। और दोस्तों तभी आता है एक मजेदार ट्विस्ट। बाथरूम के अंदर उसकी बीवी किसी को फोन करके गुस्सा होकर कहती है कि तुझे कितनी बार कहा है मेरे कस्टमर की आईडी चेक कर लिया कर, जिस कस्टमर के पास तूने मुझे भेजा वो वाला कस्टमर मेरा ही पति निकला। और दोस्तों रोनी का नाटक करते हुए बाथरूम से बाहर आती है। आशु उसके सामने रोकर माफी मांगने लगता है। बीवी पूछती है कि तुम उस लड़की को कितने पैसे देने वाले थे, कि 2000। बीवी कहती है कि अब तुम्हें मुझे 2 लाख की ज्वेलरी दिलवानी होगी। तो बेचारा पति तुरंत हाँ कर देता है और दोनों लिपट कर बेड पर वही सब करने लगते हैं जिसके लिए दोनों अलग अलग आए थे। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो देखा आपने, एक पत्नी जो कॉल गर्ल का काम करते हुए अपने पति द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी कितनी चालाकी से बच निकलती है। तो दोस्तों इन चारों कहानियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।